ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? हाउ's everyone doing, guys? Come on. Good afternoon to each and everyone. All right, good evening. Lavjeet, good afternoon. Lavjeet, Shrutika, Nal, Keshav, Ansh, Vinay, Shahain. Highest marks in taxation and exam oriented studies. Amazing. Too good, यार. Too good. This is amazing. अब ऐसी एनर्जी हो तो फिर मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, कि ये हम लोग स्टार्ट करें और स्टार्टिंग से ये स्पैमिंग शुरू हो जाए कि हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन हमें लेकर आने, और हम लोगों को करना है क्या? हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन लेकर आने और हम लोगों को करना है एग्जाम ओरिएंटेड सेल्फ स्टडी। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सेल्फ स्टडी और हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, ये हम लोगों को यहां पर लेके आना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। इसको हम लोग यहां पर कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज। चलो, तो आज हम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो होगा चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। हम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो होगा चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो चलो, मैं इसका आप लोगों को थोड़ा सा बेस बताता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेस बताऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो जैसे कल वाली क्लास में हम लोगों ने जीएसटी का पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया था, काफी मजा आया था। और उसमें एंड में मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये हम लोगों ने कल कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, तो कल हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि जीएसटी जो है वो सप्लाई पर लगता है। किस चीज की सप्लाई? गुड्स की सप्लाई हो सकती है, सर्विसेज की सप्लाई हो सकती है, और दोनों की चीज की सप्लाई हो सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। हम लोग समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है, हम लोग समझेंगे गुड्स का मतलब क्या होता है, हम लोग सर्विसेज का मतलब समझेंगे, और दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों का डिस्कशन होगा वो होगा सप्लाई का। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक आईजीएसटी भी होता है। तो हम लोगों के पास जैसे इनकम टैक्स में हम लोगों के पास एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहां पर कितने एक्ट्स हैं, कैसे कैसे काम चलता है यहां पर? तो देखो, यहां पर एक एक्ट है सीजीएसटी एक्ट 2017। यहां पर एक एक्ट है सीजीएसटी एक्ट 2017। जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं उन हर स्टेट का अलग स्टेट एक्ट है। मतलब जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो देयर हैज टू बी एन उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एंड सो ऑन। तो हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है। एंड देन वन इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, और एक हमारे पास यूटी जीएसटी एक्ट भी होता है। ठीक है, बाकी इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे। जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ेंगे तब मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी के जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे के सारे हैं। We have IGST Act 2017 and we have UTGST Act 2017। ठीक है, एक ही CGST एक्ट है, एक ही IGST एक्ट है, एक ही UTGST एक्ट है, लेकिन SGST एक्ट्स बहुत सारे हैं। जितने हमारे पास स्टेट्स हैं उतने हमारे पास SGST एक्ट्स हैं। हम लोग यहां पर कौन सा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग हमेशा बात करेंगे CGST एक्ट के बारे में। तो बेसिकली जो मेन चीज है वो आपका CGST एक्ट ही है। इसके अलावा जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे के सारे CGST एक्ट के ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो मेन आपका सीजीएसटी एक्ट है, और इसके अलावा जितने भी और एक्ट्स हैं वो सारे के सारे सीजीएसटी एक्ट के ही कॉपी पेस्ट हैं। तो अब मैं किसी भी सेक्शन नंबर के बारे में बात करूंगा ना, तो वो सेक्शन नंबर हमेशा कौन से एक्ट का होगा? वो सेक्शन नंबर हमेशा सीजीएसटी एक्ट का होगा, अनलेस मैं ही आप लोगों से बोलूं कि देखो ये इस वाले एक्ट का सेक्शन नंबर है। ठीक है, अगर मान लो मैंने ही आपसे बोल दिया कि देखो ये आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन है या ये यूटीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, तब की बात अलग है। लेकिन मेनली हम लोग जिस एक्ट के बारे में बात करेंगे वो सीजीएसटी एक्ट 2017 होने वाला है। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के ही सेक्शन नंबर्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सब लोगों को? यस,
इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, वेरी नाइस। और हम लोग यहां पर बात करेंगे किस चीज के बारे में? हम लोग यहां पर बात करेंगे हमेशा सीजीएसटी एक्ट के बारे में। तो अब जो सेक्शन हम लोगों को पढ़ना है वो सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 7, एंड सेक्शन नंबर 7 इज सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 इज सप्लाई। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं चैप्टर 2। आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सप्लाई अंडर जीएसटी लेक्चर 1। ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी का लेक्चर नंबर 1 है, बाकी ओवरऑल लेक्चर नंबर 2 है। ओवरऑल लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी का दिस इज लेक्चर नंबर 1। चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी का दिस इज लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब आओ यहां पर बात करते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है सप्लाई के बारे में। सेक्शन 7 किसका? सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट का। बहुत आराम से सुनते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहां पर चीजें होने वाली हैं। ठीक है, सेक्शन 7 सप्लाई के बारे में बात करता है, और इसके अंदर 4 सब सेक्शंस आते हैं। इसके अंदर 4 सब सेक्शंस आते हैं। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। इसके अंदर 4 सब सेक्शंस आते हैं। आपको एक मजे की चीज दिखाओ, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन 7 है ना, अच्छा खासा बड़ा है, और इस पूरे का मैंने एक समरी चार्ट आप लोगों के लिए बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, इस पूरे सेक्शन 7 का मैंने एक समरी चार्ट आप लोगों के लिए बनाकर रखा हुआ है। जस्ट लेट मी शो यू। ये देखो, ये आई होप आप लोगों को ये चार्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखो दिस इज सेक्शन 7, राइट? सेक्शन 7 है। ऑफ कोर्स मैं गूगल ड्राइव पे इसका लिंक डाल दूंगा, नो वरी। ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर मैं ये वाला चार्ट डाल दूंगा, ये वाला नोट्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, बाकी क्लासेस में अंशुल सर ने, आदर्श सर ने आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया होगा, और मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर अपना भी शेयर कर देता हूं गूगल ड्राइव का लिंक। ठीक, नहीं, ये तो गूगल ड्राइव का लिंक नहीं है, कुछ और है। दिस इज नॉट गूगल ड्राइव का लिंक, दिस इज समथिंग एल्स। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मैं गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ पर चैट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। यू विल गेट ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग, सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। जितने भी नोट्स और बाकी सारी चीजें होंगी वो सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, ये हो गया है काम, और मैं यहां पर कर देता हूं, मैंने यहां पर गूगल ड्राइव का लिंक कर दिया है पिन। ठीक है, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक यहां पर पिन कर दिया है। अब इसी के अंदर आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी मैंने आपको रेगुलर नोट्स दिए हुए, ये जो रेगुलर नोट्स हैं ये आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं। जो इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसके भी नोट्स अपलोड कर दिए, और जीएसटी का जो चैप्टर नंबर 1 कल हम लोगों ने कंप्लीट किया उसके भी नोट्स अपलोड हो गए, और जो जीएसटी का ये चैप्टर नंबर 2 है उसके भी नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूं। रिगार्डिंग द समरी नोट्स, तो मैं समरी नोट्स भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज ही अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। तो अभी परेशान मत होना कि ये हमें कैसे मिलेंगे, हमें कैसे मिलेंगे, हमें कैसे मिलेंगे। आई एम जस्ट सेइंग, जितने भी लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे आप लोगों को ये बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, बुक्स में सारी चीजें रहेंगी ही रहेंगी, और साथ ही साथ इस टाइप के कलर्ड चार्ट फॉर्म में आप लोगों को ये रिवीजन नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं गूगल ड्राइव पर ही शेयर कर दूंगा। ओके, तो सेक्शन 7 के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 4 सब सेक्शंस हैं। ये देखो, सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1A है, सबसेक्शन 2 है, और उसके बाद यहां पर आता है सबसेक्शन 3। मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को पहले दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक एक करके अंदर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से लंबा डिस्कशन चलने वाला ही है। सेक्शन 7 आज खत्म नहीं होने वाला है। सेक्शन 7 हम लोगों का चलेगा कम से कम 4-5 दिन, राइट? तो 4-5 दिन तक हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 7 चलने वाला है। तो आराम आराम से करेंगे इसको, क्योंकि एक एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब सेक्शन 7 के अंदर 4 सब सेक्शंस हैं। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू इसलिए बता दे रहा हूं, जिससे आप लोग जब हम लोग अंदर पढ़े ना, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो कि अच्छा ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ रहे हैं अभी, और यही अभी हम लोगों का और बाकी है, राइट? सबसेक्शन 1 जो है ना, वो बताता है कि सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी। वो बताता है सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी। अब इसके अंदर अपने आप में 4 सबसेक्शंस हैं, 4 क्लॉजेस हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्लॉज ए है, इसके अंदर क्लॉज ए है, इसके अंदर क्लॉज बी है, और फिर इसके अंदर क्लॉज सी है। तो ये जो सबसेक्शन 1 है ये बताता है कि सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी। ये बताता है सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब सप्लाई में क्या क्या होगा। क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे, क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे, क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे, एंड सो ऑन। एक बार हमने ये डिटरमिन कर लिया कि ये चीज सप्लाई है, फिर हमें ये देखना होगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है।
अब आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि हर गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए प्रोसीजर्स भी अलग अलग होते हैं, रेट्स भी अलग अलग होते हैं, कंप्लायंसेस भी अलग अलग होते हैं। तो वो हम लोगों को धीरे धीरे से पता चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेक्शन 7 का ये सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 7 का जो सबसेक्शन 1 है ये बात कर रहा है कि इसमें सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट आएगा सबसेक्शन 1A, ये बताता है कि सप्लाई तो तुमने पता कर लिया, अब बताओ कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो ये सेक्शन 1A बताता है। ठीक है, दो सबसेक्शंस का ओवरव्यू आपको क्लियर हुआ। सबसेक्शन 1 बताता है कि ये चीजें सप्लाई हैं, सेक्शन 1A बताएगा कि ये चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये चीजें सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उसके बाद ये जो सबसेक्शन 2 है ये कहता है कि ये कुछ स्पेसिफिक चीजें ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अब कॉमन सेंस लगाकर मुझे बताओ, अगर कोई चीज ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? चैट बॉक्स में आंसर दो मुझे। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मान रहे हैं और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं, तो आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ क्या उस चीज पर जीएसटी लगेगा? क्विकली बताओ मुझे, क्विकली बताओ क्या उस चीज पर जीएसटी लगेगा? फटाफट से बताओ। नो, ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी कब लगता है? जीएसटी तभी तो लगता है अगर कोई चीज सप्लाई हो। अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो उस पर जीएसटी क्यों लगेगा? राइट। और उसके बाद ये आती है लास्ट जो सबसेक्शन है, ये सबसेक्शन है कि सरकार कह रही है कि देखो अल्टीमेट पावर हमारे पास है, हम बताएंगे कि कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। अगर आगे चलकर कहीं पर ये कंफ्यूजन क्रिएट किया तुम लोगों ने, अगर आगे चलकर कहीं पर ये तुम लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया तो फाइनल पावर हमारे पास है, हम बताएंगे कि कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इस वाले क्लॉज का जो इंपॉर्टेंस है ना वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक्चुअल में अभी तुरंत आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। सुनना मेरी बात, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, राइट। आप वहां पर खाना खरीदने जाते हो, मतलब वहां पर आपको क्या लगता है वो लोग गुड्स बेच रहे हैं या आप वहां की सर्विस के लिए जाते हो? वाई वुड यू गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट फूड? यू कैन ऑल्सो गेट द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड मार्केट ना। आप बाहर मार्केट से भी सामान खरीद सकते हो, पनीर खरीद लो, ग्रेवी का बनाने वाला मसाला वगैरह सब कुछ खरीद लो, दूध वगैरह खरीद लो और ये पनीर बना लो आप और घर पे खा लो। तो यहां जब आप बाहर मार्केट में जाते हो तब आप गुड्स खरीद रहे हो, सब्जियां वगैरह आप गुड्स खरीद रहे हो, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप गुड्स खरीद रहे हो या सर्विसेज खरीद रहे हो? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप गुड्स खरीद रहे हो या आप सर्विसेज खरीद रहे हो? फटाफट से बताओ मुझे। ठीक है, अब यहां पर मालिनी कह रही है सर्विस और हिमांशु कह रहे हैं बोथ, आरशी कह रही है बोथ, अल्फिया कह रही है सर्विस, प्रियांशी कह रही है बोथ, प्रणीत कह रहे हैं बोथ, अंश कह रहे हैं सर्विस और यहां पर कई सारे लोग कह रहे हैं बोथ, कई सारे लोग कह रहे हैं सर्विस। वेरी गुड, ठीक है, एकदम सही है। आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ यू, राइट। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि सर बोथ। आपने ये सोचकर बोला कि सर देखो खाना भी वो लोग सर्व कर ही रहे हैं तो ये तो गुड्स हो गया, और प्लस वेटर खुद लाकर हमारी टेबल पर सर्व कर रहा है तो ये सर्विस हो गई। तो सर्विस और गुड्स दोनों का कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, राइट। आपको पता है इस पे इतने सारे केसेस हुए थे पहले जिसकी कोई हद नहीं है। लोगों ने क्या कहना शुरू किया, लोगों ने कहा कि ये तो सर्विस है, ये तो सर्विस है, अगर ये सर्विस है तो इस पर सर्विस टैक्स लगाओ, ये सर्विस है तो इस पर सर्विस टैक्स लगाओ। फिर जो सर्विस टैक्स किसको मिलता था? सर्विस टैक्स मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैट किसको मिलता था? वैट मिलता था स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये तो सर्विस है, इस पर सर्विस टैक्स लगाओ। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती थी? अरे कहां सर्विस है, ऐसी की तैसी सर्विस है, ये तो गुड्स है, खाना ही तो बेचा जा रहा है, खाना ही तो बेचा जा रहा है, तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो? तुम तो खाना कंज्यूम कर रहे हो ना, तो इस पर वैट लगाओ, इस पर वैट लगाओ। अब रेस्टोरेंट ओनर्स बेचारे परेशान हो गए थे। रेस्टोरेंट ओनर्स अगर सिर्फ सर्विस टैक्स लगाएं तो स्टेट गवर्नमेंट पीछे पड़ जाए कि तुमने वैट नहीं लगाया, तुमने वैट नहीं लगाया, तुम हमें वैट लगा के दो, तो इनको अपनी जेब से वैट देना पड़ता था। अगर रेस्टोरेंट ओनर्स गुड्स मानकर वैट लगाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी कि सर्विस टैक्स लगाओ, सर्विस टैक्स लगाओ, तुम तो सर्विस दे रहे हो, तुमने हमें सर्विस टैक्स नहीं दिया। तो भाई साहब ये लोग हो गए थे परेशान, ठीक है। और रेस्टोरेंट ओनर्स ने दोनों चीजें लगानी शुरू कर दी, ले इसकी ऐसी तैसी, हमको क्या सर्विस टैक्स भी करना है, सर्विस टैक्स लगा के सर्विस टैक्स पे कर देंगे और वैट लगाकर वैट पे कर देंगे। सरकारें खुश, रेस्टोरेंट खुश, पिसा कौन? आम आदमी।
पिसा कौन? कि भाई साहब सर्विस टैक्स भी लग रहा है, वैट लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है। ये कौन? रेस्टोरेंट अपनी जेब से देगा क्या? नहीं ना, कस्टमर से तो लेकर देगा। तो पिसेगा कौन? पिसेगा कौन? पिसेगा आम आदमी जो रेस्टोरेंट में जाएगा खाना खाने के लिए, क्योंकि उसका बिल बढ़ जाएगा, उसका बिल बढ़ जाएगा। भाई कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस तो यही कहती है ना कि ये प्राइमरीली एक सर्विस है। गुड्स तो ठीक है यार, गुड्स तो मिल रहा है, गुड्स अगर नहीं होंगे तो ये सर्विस किस काम की होगी? गुड्स अगर नहीं होंगे तो ये सर्विस किस काम की होगी? प्राइमरी एक्टिविटी तो सर्विस है ना यार। ठीक है, आप लोग कर क्या रहे हो? आप रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हो? मैंने अभी आपको वही बताया, मैंने कहा आप बाहर जाकर भी तो सामान खरीदकर खाना घर पे बनाकर खा सकते थे ना। सिर्फ खाना खाने के लिए थोड़ी जा रहे हो आप रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो उसकी एम्बियंस के लिए, उसकी सर्विस के लिए और उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। रेस्टोरेंट तो आप हॉस्पिटैलिटी के लिए जा रहे हो ना, रेस्टोरेंट सिर्फ खाना खाने थोड़ी जाते हैं। हाँ, ढाबे वाबे में जाओगे तब सिर्फ खाना खाने जाओगे कि घर पे खाना नहीं बन पा रहे और इधर उधर कुछ नहीं है, कुछ सिर्फ खाना खाने। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तब तो आप उसकी सर्विस के लिए जा रहे हो ना। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, यहां पर आप मेरे पास किस लिए पढ़ने के लिए आए हो? मेरे पढ़ाने की सर्विस के लिए आए हो या मेरी किताबों के लिए आए हो? क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं नहीं मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मैं तो किताबें बेच रहा हूं, पढ़ाना तो फ्री है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी हम लोगों की फीस है यहां पर वो तो सिर्फ और सिर्फ किताबों की फीस है, किताबों के लिए है बस, बाकी सारा मैं पढ़ा तो फ्री में रहा हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं ना। प्राइमरीली मैं क्या कर रहा हूं? प्राइमरीली तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, किताबें तो मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं ना साथ में। प्राइमरी तो एक मैं प्राइमरीली मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। यह बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अब यहां पर लेकिन अब ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, कॉमन सेंस बहुत कम लोगों के पास है। देखो अभी आप लोगों ने से भी मैंने जब पूछा कि बताओ ये यहां पर क्या होगा, तो आप लोगों ने क्या बोला? आपने दो चीजें बोली, या तो आपने कहा बोथ, कॉमन सेंस बोथ है, गुड्स भी है सर्विस भी है, या तो आपने कहा सर्विस। ठीक है, तो जो जिन लोगों ने बोथ कहा वो भी सही है, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ गुड्स है, किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स है। तो अब यहां पर यही पंगा होता रहता था, यहां पर ये सारी चीजें होती थी। तो इतने सारे लिटिगेशंस होते थे पुरानी वाली स्कीम में, जब वैट और सर्विस टैक्स और ये सारी चीजें अलग अलग थी, इतने सारे लिटिगेशंस होते थे कि यहां पर सरकार ने जीएसटी बनाते समय एक कॉमन सेंस वाली लिस्ट बना दी कि देखो चुप रहो, ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, बात खत्म। बात एकदम सिंपल सी आकर यहां पर खत्म कर दी कि इसको इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, इसको 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 सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, बस। और ये सारी कॉमन सेंस वाली चीजें, आप खुद सोचो ना, रेस्टोरेंट में आप सर्विस लेने जा रहे हो ना, आप यहां पर मुझसे पढ़ रहे हो, क्या है ये? सर्विस है ना यार। बुक्स आपको मिल रही है वो बात अलग है, लेकिन मेनली किस लिए आ रहे हो? मेनली तो आप मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हो ना, किताबें तो आप बाजार से भी खरीद सकते थे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बहुत सारी चीजें थी जहां पर लिटिगेशंस हुए थे, तो वहां पर सरकार ने, इसीलिए ये जो मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाया, इस चार्ट में ये देखो, इस चार्ट में यही है। ठीक है, इस चार्ट में देखो, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यही वाली चीज दिखा देता हूं। यही वाली चीज दिखा देता हूं। कहां गया कहां गया कहां गया? कहीं तो था, ये रहा देखो, रेस्टोरेंट सर्विसेज आपको दिखाई दे रहा है, किस में क्लासिफाई किया? चुपचाप सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी ये इतने सारी चीजें हैं जिन पे पहले लिटिगेशन होता था, और उन लिटिगेशंस को सब कुछ सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने बोला कि भाई इसको देखो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सिंपल। और इसके लिए अभी सरकार को पता है कि आगे और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स के लेक्चर में कल बताया था कि भाई 1961 में बना था इनकम टैक्स का एक्ट, 1961 में बना था। क्या 1961 में क्रिप्टो करेंसीज होती थी? क्या 1961 में मेटावर्स होता था? ये सारी चीजें तो नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट को अपने लॉ बनाते समय एक प्रोविजन रखना पड़ता है कि आगे कोई चीज अगर नई आती है तो उस पर भी लॉ बनाने का अधिकार हमारे पास है। तो यहां पर सेक्शन 7 के अंदर एक सबसेक्शन जो 3 है, उसके अंदर सरकार ने अपने पास पावर रखी हुई है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई ट्रांजैक्शंस टू बी क्वालिफाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। तो जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स के अंदर सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है, जिसको हम लोग सीबीआईसी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सीबीआईसी बोलते हैं, सेंट्रल काउंसिल, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
राइट, तो दैट इज सीबीआईसी। तो जीएसटी की एक काउंसिल भी होती है, जीएसटी की काउंसिल जो है वो सरकार को रिकमेंडेशंस देती है और सरकार उसके बेसिस पर अपने काम करती रहती है, राइट। तो यहां पर सरकार ने बोला हुआ है कि देखो फाइनल पावर हमारे पास है कि हम किस सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और किस सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? क्या सबको समझ में आ रही है ये बात? केशव कह रहे हैं सर ये चार्ट बुक हार्ड बुक्स के साथ मिलेगा? नहीं, इसकी पीडीएफ्स मिलेंगी केशव, ठीक है, इसकी पीडीएफ्स मिलेंगी, इसकी पीडीएफ्स में गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। गेटिंग इट एवरीवन? काफी बड़ा है, हाँ वही तो, काफी बड़ा है, इसलिए तो इसको हार्ड बुक में प्रिंट करवा के फिर वो अजीब सा हो जाता, राइट। और इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं, तो फिर ये मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव पे ही शेयर करूंगा, इसको आप लोग आराम से फोन वगैरह में कैरी करके जूम करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। डन हो गई इतनी बात? तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 के 4 सबसेक्शंस आएंगे, ठीक है, सेक्शन 7 के 4 सबसेक्शंस आएंगे। आप अगर अपने नोट्स में भी देखोगे तो सबसेक्शन 1 है, उसके बाद सबसेक्शन 1A है, सबसेक्शन 2 है और सबसेक्शन 3 है, और एक एक चीज का एनालिसिस हम लोगों को यहां पर करना है। आओ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 कह रहे हैं सप्लाई इंक्लूड्स, सबसेक्शन 1 कह रहे हैं सप्लाई इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स में कौन कौन सी चीज आएंगी, ध्यान से सुनना। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, हर प्रकार की सप्लाई, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो, चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो, चाहे वो दोनों चीजों की सप्लाई हो, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business, ठीक है। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आओ यहां पर देखना, बड़ा मजा आएगा, एक एक चीज यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इसने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, और उसके अंदर आपका सब क्लॉज ए आया है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हर प्रकार की सप्लाई, सच एज, हर प्रकार की सप्लाई, सच एज, ये 8 चीजें बताई हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। क्या इन 8 चीजों के अलावा कोई और अगर एक्टिविटी होती है तो उसको भी सप्लाई बोला जा सकता है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला हुआ है सच एज, मतलब ये सारी चीजें सिर्फ एज एन एग्जाम्पल आपको दी हुई हैं, ये सारी चीजें आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दी हुई हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल आर द फाइनल थिंग्स, ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर दी हुई है कि हर प्रकार की सप्लाई में इंक्लूड होगी, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सारी की सारी चीजें सप्लाई मानी जाएंगी, ठीक है। ये किसका होना चाहिए? ये गुड्स या सर्विसेज का होना चाहिए। नाउ एक कंफ्यूजन आ सकता है मन में, या एक सवाल आ सकता है कि सर व्हाट आर द डिफरेंस, ये सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, इनमें फर्क क्या है? तो अभी इसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेड और अग्रीड टू बी मेड, हो सकता है कि आपने कर दिया हो, सप्लाई कर दी हो सकता है आपने सप्लाई देने का वादा किया हो सकता है आपने सप्लाई कर दी हो सकता है आपने सप्लाई देने का वादा किया हो। अगर आपने सप्लाई कर दी तो भी वो सप्लाई है, और अगर आपने सप्लाई करने का वादा किया है तो भी वो सप्लाई है। अगर आपने सप्लाई का वादा किया है तो भी वो सप्लाई है। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो अभी मैं समझाता हूं। आप लोगों ने अभी फीस पे की है और इस बैच में अपने आप को एनरोल किया है, ठीक है। आप सब लोगों ने बैच की फीस पे की है और इस बैच में अपने आप को एनरोल किया है। क्या मैंने आपको पूरा का पूरा जीएसटी पढ़ा दिया? क्या मैंने आपको पूरा इनकम टैक्स पढ़ा दिया? नहीं, लेकिन हां, क्योंकि आप फीस दे चुके हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं आप लोगों को 12 नवंबर 15 नवंबर तक पूरा का पूरा टैक्सेशन का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है। तो आई हैव अग्रीड टू मेक दिस सप्लाई, आई हैव अग्रीड टू मेक दिस सप्लाई, तो भी ये सप्लाई आ जाता है। अब आपने जितना भी पैसा पेमेंट किया है अड्डा को, अड्डा विल हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट मनी टू गवर्नमेंट, right? Because Adda is promising you the supply. Adda is promising you the supply कि ठीक है आप पैसा पे कर दीजिए, और अड्डा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अड्डा 24/7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका सिलेबस यहां पर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made.
या तो दे दिया जाएगा या तो करने का वादा किया जाएगा। फॉर अ कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन अवश्य होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो भी क्या उसको सप्लाई बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, 4 एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहां पर समझ लो आप कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। मैं अगर आपको फ्री में पढ़ाने लग जाऊंगा तो क्या इसको सप्लाई बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वैसे आप टेक्निकली देखोगे तो सप्लाई है, लेकिन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई नहीं है। क्योंकि अगर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई बोल दिया जाएगा, अगर मैंने आपको फ्री में पढ़ाया और जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी सप्लाई बोल दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पर जीएसटी लग जाएगा। वो तो होगा नहीं। ओके, बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन। अब पर्सन का मतलब यहां पर क्या है? पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, ये सब नहीं है यहां पर। यहां पर सिंपली पर्सन का मतलब होता है टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, यहां पर पर्सन का मतलब होता है टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन का मतलब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जिसे, या एक ऐसी कंपनी, कोई भी पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सुनो मेरी बात, अगर आप लोगों को ये बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है ना कि सर इतना सारा आ गया, एक ही लाइन के अंदर इतनी सारी चीजें, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी गारंटी है अगले 5 दिन के अंदर अंदर आपको इस पूरे सेक्शन की एक एक चीज आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। हो सकता है आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको याद करना होगा क्या, लिखेंगे कैसे, वगैरह वगैरह। बिल्कुल चिंता मत करो, हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। इनकम टैक्स में आज आप लोगों ने सुबह देखा ना, हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस की लिख लिख कर प्रैक्टिस की। उसी तरह से हम लोग यहां पर जीएसटी में भी करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सप्लाई में अभी तो चीज शुरू हुई है। अभी मैंने आपको बताया ना सेक्शन 7, वैसे तो देखा जाए कितना आधे पेज का सेक्शन है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसके डिस्कशन में हम लोगों को 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे आप लोगों को याद करवानी है। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़वा के थोड़ी जाऊंगा, मुझे आपको सारी चीजें याद करवानी है। आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब टैक्सेबल पर्सन, मतलब अ पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब एक चीज बस मैं यहां पर हल्का सा डिटूर लेकर आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हल्का सा डिटूर मैं आपको लूंगा। ठीक, सपोज कल को आप धंधा करना शुरू करते हो, लेट्स से कल को, लेट्स से मुस्कान ने, ठीक है, अच्छा थैंक यू सो मच मुस्कान कह रही है आप है ना सर। विनय कह रहा है आई ट्रस्ट इन निष्ठा। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो सपोज कल आप लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया, लेट्स से मुस्कान ने कोई बिजनेस करना शुरू किया। ठीक है, अब मुस्कान ने अगर अपनी बेकरी खोल ली, लेट्स से मुस्कान ने ऐसे मन किया मुस्कान का कि मैं सीए की जॉब तो कर ही रही हूं, सीए की जॉब के साथ साथ अपनी बेकरी भी खोल लेती हूं। मुस्कान बेकरीज, मुस्कान ने अपनी बेकरीज खोल ली। ठीक है, और हर केक या हर पेस्ट्री पर ऐसा ही मुस्कान बना देती थी। ठीक है, ये हर केक या पेस्ट्री पर ऐसे मुस्कान बना देती थी। अब मुस्कान बेकरीज ने जब केक्स या पेस्ट्रीज का अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या मुस्कान बेकरीज पहले ही दिन से अपने कस्टमर्स से जीएसटी चार्ज करने लग जाएगी? तो द आंसर इज नो। ठीक है, मुस्कान बेकरीज क्या पहले ही दिन से अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करने लग जाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। जब तक मुस्कान बेकरीज का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक मुस्कान बेकरीज को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है एंड अपने कस्टमर से जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। फिर से, जब तक मुस्कान बेकरीज का टर्नओवर 40 लाख रुपीस क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक मुस्कान बेकरीज को अपने कस्टमर से ना तो जीएसटी चार्ज करने की जरूरत है, ना तो जीएसटी लेने की जरूरत है। मुस्कान का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुस्कान का टर्नओवर 40 लाख रुपीस को क्रॉस करेगा, मुस्कान विल गेट लायबल टू गेट हरसेल्फ रजिस्टर्ड। मुस्कान विल बी लायबल टू गेट हरसेल्फ रजिस्टर्ड। अब चाहे वो रजिस्टर करवाए चाहे ना करवाए, लेकिन मुस्कान लायबल तो हो गई, और अगर मुस्कान लायबल हो गई तो मुस्कान हो जाएगी एक पर्सन, मुस्कान हो जाएगी एक टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर गुड्स बेच रहा है और 40 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर हो जाता है, तो ही नीड्स टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। He needs to get himself, he becomes liable to get himself registered under the GST Act, and since he becomes liable for registration, तो इसलिए वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है taxable person। या अगर वो registration नहीं भी करा रहा है फिर भी वो taxable person है, क्योंकि वो liable हो गया है। अब उसको जरूरत है, अब उसको वो legally responsible है to get himself registered।
ठीक है, दैट पर्सन इज लीगली रिस्पॉन्सिबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। तो मुस्कान बेकरीज ने 40 लाख रुपए का जब टर्नओवर क्रॉस किया। तो ये वाली चीज तो गुड्स के लिए। एक ऐसे ही थोड़ी सी चीज बता दे रहा हूं आपको, अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, जैसे जब मैंने टीचिंग सर्विसेज अपनी स्टार्ट की थी तो मेरी तो सर्विसेज थी, तो सर्विसेज के केस में ये थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीस की है। मतलब जिस साल मैंने 20 लाख रुपए की आमदनी की, तो 20 लाख रुपए की आमदनी होते ही तुरंत मुझे अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था। ठीक है, 20 लाख रुपीस की आमदनी होते ही मुझे अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ा था। तो गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड क्या है? 40 लाख रुपीस, और सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड क्या है? 20 लाख रुपीस। एंड वंस anyone crosses the threshold limit of 20 lakh rupees for services or 40 lakh rupees for goods, he becomes liable to get himself registered under GST. And once a person gets liable to get himself under GST, he becomes a taxable person. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? टैक्सेबल पर्सन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। श्रेया कह रही है टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और ओवरऑल। अभी फिलहाल के लिए आप बस टर्नओवर समझो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इवेंचुअली बात करेंगे जब रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, रौनक कह रहा है एमएमएस स्टेट्स में होगा या स्टेट्स में होगा? रेस्ट ऑल ऑफ इंडिया, सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके कवर होंगी, स्टेट्स में, कंट्रीज में, रेस्ट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके कवर होंगी। पहले दिन कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले दिन बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूं जिससे जो चीज मुद्दे में चल रही है वो आप लोगों को समझ में आती रहे। अदरवाइज जीएसटी इतना बड़ा है ना, हम लोग ऐसे डिटूर पे डिटूर लेते रहेंगे और कुछ कंप्लीट होने वाला है नहीं, पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो जिस चीज के लिए जो चीज समझने के लिए जितना इधर उधर की चीज इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही बता रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, ओके, आ जाते हैं फिर से हम लोग सप्लाई की डेफिनेशन पे। तो सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made for a consideration. Consideration का मतलब आप सब समझ रहे हो, by a person in the course or furtherance of business. In the course or furtherance of business. ठीक है, अगर बिजनेस का पर्पस नहीं है, अगर बिजनेस का इंटेंशन नहीं है और फिर भी आप कोई चीज बेच रहे हो, कंसिडरेशन के लिए बेच रहे हो, तो वो चीज सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो वो चीज सप्लाई नहीं मानी जाएगी। मान लो कल को मेरे पास रौनक यादव आके कहते हैं कि सर मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं कहूंगा थैंक यू रौनक। रौनक कहेगा कि सर मैं सीए बन चुका हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा आप मुझे बेच दो। मैं कहूंगा क्यों, मेरा कैमरा लेकर क्या करेगा? रौनक कहेगा नहीं सर, मेरा बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इससे, आपने इसी कैमरा में देख देख कर हम लोगों को पढ़ाया था और अब मैं सीए बन चुका हूं और मैं चाहता हूं आप ये कैमरा मुझे बेच दो और आप मुझसे पैसे ले लो। तो मैं कहूंगा यार फिर पैसे में क्यों लो, ऐसे जाने दे रहा। तो ठीक है, तो ले जा कैमरा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। ठीक है, ले जा कैमरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रौनक अड़ा भाई नहीं सर पैसे तो मैं आपको दूंगा, पैसे तो मैं दूंगा। मैं रौनक को समझा रहा हूं कि भाई 5-7 साल पुराना कैमरा हो चुका है, मतलब मैं मार्केट में भी बेचने जाऊंगा तब भी इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या इसको लोड ले रहा है कैमरा? तो तेरा इमोशनल अटैचमेंट है, रिस्पेक्ट योर इमोशंस, तो ले जाना कैमरा, तो क्यों टेंशन ले रहा है, मुझे पैसे क्यों दे रहा है? तो रौनक कहते हैं नहीं सर बिना पैसे दिए नहीं सर, मैं तो दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो रौनक ने कहा सर मैं अपनी मर्जी से आपको 1000 रुपीज दे देता हूं। मैंने कहा 1000 रुपीज इज टू मच फॉर दिस कैमरा। तो रौनक ने कहा नहीं ठीक है सर, मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम दे दो। तो रौनक ने इस कैमरा के लिए मुझे 1000 रुपीज दे दिए। राइट, क्या मेरा बिजनेस है कैमरा बेचना? क्या मेरा बिजनेस है कैमरा बेचना? तो अगर इस कैमरे को मैंने रौनक को बेचा 1000 रुपए लेकर, तो क्या मैं अपने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहा हूं? ये नहीं, मैं तो ये ऐसी एक नॉन नेसेसरी टाइप की एक्टिविटी हो गई ना ये। ठीक है, तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? क्या फिर मैं रौनक से कहूंगा यार तू 1000 रुपए तो दे रहा है, चल 18% जीएसटी भी दे दे? नहीं। ठीक है, रौनक चुपचाप 1000 रुपए देगा, मैं कहूंगा धन्यवाद, और रौनक कैमरा लेकर चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका क्लॉज ए, लेकिन क्लॉज ए अभी खत्म कहां हुआ है? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो क्लॉज ए तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी मैं क्लॉज ए का भी आपको ओवरव्यू दे रहा था। सर आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से आप ओवरव्यू ही दिए जा रहे हो, अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब होगा आराम से। अब देखो यहां पर हम आते हैं सबसे पहले एनालिसिस ऑफ सेक्शन 7(1)(a), और मैं आपको गारंटी से बताऊं 4-5 दिन अगर आप मेरे साथ टिक गए यहां पर इस वाले में, तो आपको क्लॉज, सब सेक्शन सब कुछ रट चुका होगा, सब रट चुका होगा। ठीक है, तो देखो the supply should be of goods or services. If anything other than goods or services is supplied, it won't attract GST. सबसे पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। अब सुनना मेरी बात।
द लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। मैंने आपको ये बताया कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट इट इज ओनली एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। मैं तभी बार बार आपसे बोल रहा था यू डोंट नीड टू राइट डाउन एनीथिंग, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये नोट्स एक्चुअली मैंने ही बनाए हुए, ठीक है। इस टाइप के नोट्स आपको कहीं किसी किताब में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जब मैं अपने आप को समझा रहा था ना जीएसटी, तो जो चीजें मुझे समझ में आ रही थी मैं वो सारी की सारी चीजें लिखता जा रहा था, राइट। तो जो भी चीजें मैं आपको बोल के समझा रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर टाइप्ड फॉर्म में मिल जाएंगी, तो इसलिए आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। समरी के लिए, रिवीजन के लिए ये आपके पास चार्ट है, ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का, बस आपको यहां पर बैठ के आराम से सुनना है, राइट। तो देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 8 चीजें दी हुई हैं, 8 टाइप की एक्टिविटीज दी हुई हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ठीक है। एंड दिस इज क्लियर बाय द यूज ऑफ द वर्ड्स सच एज। अब आओ देखते हैं। सेल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल बाय वे ऑफ सेलिंग, ठीक है। जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हो तो इसको बोलते हैं सेल। मतलब अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाकर पेन मांग रहा हूं, अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाकर उससे पेन मांग रहा हूं, 100 रुपए का मैं उससे पेन मांग रहा हूं, तो दुकानदार मुझे पेन बेच रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल। सिंपल, सेल का मतलब सबको समझ में आता है, ठीक है। सेल करने के बाद जब मैंने दुकानदार को 10 रुपए दिए और उसने मुझे पेन दे दिया, अब क्या वो मुझे बार बार फोन करके कह सकता है कि जो मैंने आपको पेन दिया था वो वापस दो, मुझे जरूरत है, जरूरत के बाद ले जाना ले जाना ले जाना? दुकानदार मुझसे ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वो ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर चुका है। दिस मींस सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है ट्रांसफर। ट्रांसफर का सिंपल मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब सपोज मेरी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मैं अपनी फैक्ट्री में से गुड्स को ट्रांसफर कर रहा हूं अपने डिपो पे, कि डिपो पे लेकर जाऊंगा, डिपो से आगे बेचूंगा। मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया अपनी फैक्ट्री में, फैक्ट्री से मैंने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को उठाया और मैं उनको डिपो पर ले गया। अब क्या ये एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट हो गया? बिल्कुल हो गया। और अगर ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट हो गया तो ये ट्रांसफर कहलाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर कहलाएगा और इसको भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। सर ये क्या नॉनसेंस है? मतलब अपनी ही कंपनी के वेयर हाउस से या फैक्ट्री से डिपो पर लेके जाना, इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा? थांबा, क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो तो धीरे धीरे अभी समझेंगे ना। अभी मैं आपको ट्रांसफर का मतलब बता रहा हूं विद एन एग्जांपल, राइट। तो हां, इसको भी सप्लाई माना जाता है। तो सर इस पर जीएसटी कैसे लगता है? थांबा, सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड धीरे 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 धीरे। अभी आप लोग बस ट्रांसफर का मतलब समझो। सेल का मतलब समझ में आया? कुछ भी बेचना, जहां पर ओनरशिप का ही ट्रांसफर हो गया वो हो गई सेल। ट्रांसफर का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, मूव करना। तो कंपनी ट्रांसफर्स गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपो फॉर सेल पर्पसेस। दिस इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स व्हेन द सेल हैज नॉट येट टेकन प्लेस। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास बार्टर। बार्टर क्या होता है? बार्टर इज व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बार्टर का मतलब बचपन से, जैसे बचपन से क्या, शुरुआत से जैसे होता था, बहुत पहले जब तक करेंसीज इन्वेंट नहीं हुई थी तब तक बार्टर होता था कि मैं आपको 1 किलो चावल दे देता हूं, आप मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, ठीक है। मैं आपको 1 किलो चावल दे देता हूं, आप मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, राइट। मैं बाल कटाने गया, मुझसे नाई ने कहा कि आप मेरे बेटे को ट्यूशंस पढ़ा दो, मैं आपके बाल फ्री में काट देता हूं। बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या हो गया कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने उसके बदले मुझे कुछ और दे दिया। तो देखो, अ डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। In this transaction, the doctor provides medical consultancy services to the barber, for which consideration was in the form of hair cutting services provided by the barber. Similarly, the barber provided hair cutting services to the doctor, for which consideration was in the form of medical consultancy services provided by the doctor. Barter का मतलब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? पुराना आईफोन दो और नया आईफोन प्लस सम पैसा लेते जाओ, ठीक है। अगर मैं अपना पुराना आईफोन लेकर जाता हूं किसी शॉप पे, ठीक, मैंने कहा कि मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, मैंने कहा मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, ठीक है। अब ये आईफोन 15 प्रो मैक्स लेट से 1.5 लाख रुपए का है। मैंने कहा मेरे पास पुराना आईफोन 12 पड़ा हुआ है, मैंने कहा मेरे पास पुराना आईफोन 12 पड़ा हुआ है। तो दुकानदार ने मुझसे कहा चलो ठीक है, फिर आईफोन 12 दे दो और आप 1,20,000 रुपए और दे दो।
आईफोन 12 दे दो प्लस 1,20,000 रुपए और दे दो, तो हम आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स दे देंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज, जहां पर पूरी तरह से आईफोन टू आईफोन ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर पूरी तरह से कैश टू आईफोन ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट जहां पर थोड़े से गुड्स और थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टर्म भी सुना होगा ना, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है आजकल, तो एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, पुराना दे दो तो उसकी कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट, पुराने दे दो तो आपकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तो ये भी सप्लाई हो जाता है। यहां तक की बात सबको क्लियर हो रही है? वाओ सर इज यूजिंग मराठी। मैंने मराठी बोली? मैंने मराठी कब बोली? पता नहीं। बढ़िया यार, अगर मेरे मुंह से मराठी निकल आई बहुत ही अच्छी बात है। जुनानो ले ओ, अब मुझे आती नहीं मराठी, मुझे मराठी में एक ही, अच्छा थांबा, ओ थांबा, मुझे मराठी में एक ही लाइन आती है, जेवा मी डोळे बंद करतो तेवा मी तुला पाहतो, इसके अलावा मुझे और किसी लाइन की जरूरत ही नहीं है। आई नो ओनली वन लाइन इन मराठी, जेवा मी डोळे बंद करतो तेवा मी तुला पाहतो, दैट्स इट। ये सीखी हुई है मैंने। लवजीत मतलब पूछ रहा है मतलब अच्छा, कई सारे लोग मतलब पूछ रहे हैं। श्रद्धा कह रही ये कहां से सीखा? ये सब तो मैं बहुत सीखता रहता था शादी से पहले ये सब तो बहुत सीखता था मैं, हर लैंग्वेज में सीख लेता था ये। एनीवे, चलो आ जाओ। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है, ये हो गया। अब आओ देखो आगे चलते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्लियर हो गया, एक्सचेंज का मतलब क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस का मतलब होता है जब हम सरकार से किसी चीज की परमिशन लेते हैं। जैसे जब आप सड़क पे गाड़ी चलाने की सरकार से परमिशन लेते हो तो सरकार आपको ड्राइविंग लाइसेंस देती है। जब आप दवाई की दुकान खोलने की सरकार से परमिशन लेते हो तो सरकार आपको ड्रग लाइसेंस देती है। जब आप दारू की दुकान खोलने का सरकार से परमिशन लेते हो तो सरकार आपको अल्कोहल का लाइसेंस देती है। तो जब सरकार आपको किसी चीज के लिए परमिशन देती है तो उसको भी सप्लाई बोला जाता है, ठीक है, उसको भी सप्लाई बोला जाता है। तो लाइसेंस इज अ परमिशन ग्रांटेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन अ बिजनेस और ऑक्यूपेशन और इन एन एक्टिविटी अदरवाइज अनलॉफुल। मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी को छोड़कर अगर किसी लॉफुल एक्टिविटी के लिए आपने परमिशन ली है किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तो उसको हम लोग लाइसेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस फॉर ओपनिंग अ फार्मेसी शॉप। फिर आता है हमारे पास रेंटल। रेंटल का मतलब तो सिंपल होता है किराए पर लेना, ठीक है, रेंटल में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर आता है हमारे पास लीज। लीज क्या होता है? अब देखो लीज और रेंटल में बहुत फाइन डिफरेंस है। लीज भी एक तरह से किराए पे ही लेना होता है, लेकिन जो लीज होती है ना वो थोड़े ज्यादा लंबे समय की होती है। किराया आप क्या करते हो, हर महीने का किराया देते रहते हो। लेकिन लीज में क्या करते हो, आपने सपोज 10 साल की एक साथ किराए पर ले ली चीज, 10 साल के लिए आपने एक साथ अगर किराए पर ले ली चीज तो उसको हम लोग बोलते हैं लीज, राइट। और लीज में और रेंटल में एक फर्क और होता है। जब आप कोई चीज लीज पर लेते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसको किराए पर लिया, तो आप एक ओनर की तरह से उस चीज को लेकर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं कोई एक मकान 10 साल के लिए लीज पर ले लेता हूं, या लेट्स से मैं कोई एक जमीन 10 साल के लिए लीज पर ले लेता हूं, तो उस जमीन पर अब मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूं। मैं उसमें चाहूं तो खेती कर सकता हूं, मैं उसमें चाहूं तो अपना फार्म हाउस बनवा सकता हूं, मैं उसमें चाहूं तो फार्मिंग कर सकता हूं, मैं उसमें जो चाहूं कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रेंट के लिए लिया तो जिस पर्पस के लिए रेंट के लिए लिया वही कर सकता हूं। कुछ भी अगर मुझे और करना होगा तो मुझे जो ओनर है उससे बात करनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेंटल और लीज में ये एक बहुत ही फाइन सा डिफरेंस है। तो लीज मेक्स, क्या हो गया भाई, तो लीज मीन्स टू मेक लीगल अग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेड in order to use land, a building, vehicle or a piece of equipment for an agreed period of time. Difference between renting and leasing is that when you rent something you are not the owner and cannot make necessary changes, but when you lease something you can make necessary changes as per your wish. And final चीज हमारे पास आती है डिस्पोजल। डिस्पोजल का सिंपल मतलब होता है अपने पास से इसको डिस्पोज ऑफ कर देना, ठीक है, अपने पास से डिस्पोज ऑफ कर देना। हमारे पास ये चीज थी, अब ये चीज मेरे पास नहीं रही, या तो मैं इसको खा गया, या तो मैंने फेंक दिया, तो टूट गई, या तो बेच दी, कुछ भी हो गया। किसी भी तरह से अगर चीज मेरे पास नहीं है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल। तो सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन और एनी अदर डिस्पोजिशनिंग ऑफ अ थिंग, ठीक है। क्या ये 8 टर्म्स आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गए? ये 8 टर्म्स मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए थे,
राइट? ऐसा मत सोचना कि इसकी डेफिनेशंस लिखने के लिए आएंगी या ये सब एग्जाम में बहुत आएगा या कुछ। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊंगा, क्योंकि उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आएंगी आप उसको बेटर समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने वही बोला आपको, एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी करेंगे उसको एकदम डेप्थ में करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे कि ये ऊपर ऊपर से करा दिया। जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा वो तो पूरा डेप्थ में होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो सप्लाई में, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। नेक्स्ट क्या था? मेड और अग्रीड टू बी मेड। तो मेड और अग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैंने जैसे आपसे वादा किया कि आप अभी फीस पे कर दो और मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये हो गया अग्रीड टू बी मेड। ये क्या हो गया? अग्रीड टू बी मेड। दिस इज नॉट एक्चुअली मेड बट दिस इज अग्रीड टू बी मेड। ठीक है, दिस इज अग्रीड टू बी मेड. So the words made or agreed to be made indicate that even if advance money is received, it is treated as a supply. Made or agreed to be made for a consideration. अब देखो यहां पर consideration की definition पढ़ के तो मजा ही आ जाएगा. ठीक है, consideration की definition पढ़ के यहां पर बड़ा मजा आएगा. देखो, the supply should be for a consideration. Consideration means everything received or recoverable in return for supply of goods or services or both. मतलब कुछ भी अगर आपको रिसीव हो रहा है, रिकवरेबल हो रहा है, तो वो आपके लिए कंसिडरेशन है. आओ देखो, the technical definition of consideration as defined in section 231 is consideration in relation to the supply of goods or services or both includes. अब consideration में दो चीजें आती हैं. ठीक है, consideration में दो चीजें आती हैं, सुनना. पहली चीज, any payment made or to be made. कोई भी पैसा आने वाला है या कोई भी पैसा आ चुका है या आने वाला है, whether in money or otherwise. चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में आए, चाहे वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में आए. ठीक है, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में पैसा आए, चाहे वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में आए. काइंड में भी कंसिडरेशन होती है, राइट? इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. ठीक है, अब कंसिडरेशन आपको, या कंसिडरेशन क्या है? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो इन काइंड हो, गुड्स या सर्विसेज के इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ. अब इन तीन फ्रेजेस का मतलब भी हम लोग समझेंगे इवेंचुअली. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ. इन तीन चीजों का मतलब हम लोग समझेंगे. द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन. वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन. मुझे एक बात बताओ, आपने अड्डा को पैसे दिए हैं टू स्टडी टैक्सेशन फ्रॉम निशांत कुमार. क्या ये पैसे आपने अपनी जेब से दिए हैं या आपके पेरेंट्स ने आपकी फीस पे की है? ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स ने आपकी फीस पे की है. तो क्या अड्डा 24/7 ये कह सकता है कि नहीं नहीं, हमने लेट्स से मुस्कान को सर्विसेज दी, हमने लेट्स से रौनक को सर्विसेज दी, हमने लेट्स से विनय को सर्विसेज दी, हमने लेट्स से अंश को सर्विसेज दी, लेकिन इन्होंने तो कंसिडरेशन पे ही नहीं किया. क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं? इन्होंने तो कंसिडरेशन पे ही नहीं किया, और अगर इन्होंने कंसिडरेशन नहीं पे किया तो सप्लाई ही नहीं है. क्या अड्डा 24/7 ऐसा कह सकता है? बिल्कुल भी नहीं, राइट? अड्डा 24/7 ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता है. क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि अड्डा 24/7 को इस सप्लाई के लिए कंसिडरेशन मिला, भले ही आपके पेरेंट्स से मिला. ठीक है, अंश के पेरेंट्स से, रौनक के पेरेंट्स से, मुस्कान के पेरेंट्स से, विनय के पेरेंट्स से, इन लोगों के पेरेंट्स से अगर अड्डा 24/7 को कंसिडरेशन मिला है, तो अड्डा 24/7 ये नहीं कह सकता कि ना ना ये तो सप्लाई नहीं है, मैं तो जीएसटी नहीं पे कर रहा. ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. राइट, मान लो आप में से किसी को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई. मान लो आपको गवर्नमेंट, आप में से किसी को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई और गवर्नमेंट ने, और आपने उस स्कॉलरशिप की वजह से यहां पर अड्डा 24/7 को फीस पे की, तो क्या ये भी कंसिडरेशन हो जाएगा? ये नहीं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है तो उसको कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाता है. ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है बात. कंसिडरेशन का मतलब फिर से देखो, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, कोई भी पैसा, कोई किसी भी तरह का पेमेंट या तो हो चुका है या तो होने वाला है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, चाहे वो करेंसी में हो, चाहे वो करेंसी के अलावा हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. सब ये इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, इन तीनों वर्ड्स का मतलब अभी हम लोगों को समझना बाकी है.
वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, चाहे रेसिपिएंट से मिले चाहे किसी और से मिल जाए, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये तो हो गया कंसिडरेशन की एक डेफिनेशन। दूसरी चीज नंबर 2, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। अब क्या हो रहा है, सपोज मेरा किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मैंने आपको क्या बताया, बार्टर सिस्टम में तो यही वाली चीज होती है, बार्टर सिस्टम में तो यही वाली चीज होती है। एक कोई डॉक्टर साहब है, एक कोई डॉक्टर साहब है, ठीक है, डॉक्टर साहब बार्बर के पास गए और उन्होंने बार्बर से कहा कि मेरे बाल काट दो, उन्होंने बार्बर से कहा कि मेरे बाल काट दो। तो बार्बर ने इनको क्या कुछ पैसे दिए? नहीं, लेकिन इनको काइंड में तो कुछ सर्विसेज दी, इनको काइंड में कुछ सर्विसेज दी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? मॉनेटरी वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या होगी? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एक्ट ऑफ द बार्बर। बार्बर ने जो भी काम किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? वो बाकी कस्टमर से कितना चार्ज करता है? अगर 250 रुपए चार्ज करता है तो डॉक्टर के बाल काटने के लिए भी वो 250 रुपए हो गए। डॉक्टर के उससे बाल काटे, 250 रुपए हुए, डॉक्टर ने इसको कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, पता लगा डॉक्टर भी 250 रुपए चार्ज करता है, दोनों का हिसाब बराबर। ठीक है, तो कंसिडरेशन में सिर्फ वो नहीं आता है कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, कंसिडरेशन में ये भी आता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कोई एक्टिविटी ना कर रहे हो तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। जैसे यहां पर इस केस में डॉक्टर और बार्बर के केस में क्या हुआ, यहां पर डॉक्टर और बार्बर के केस में क्या हुआ, डॉक्टर के कहने पर बार्बर ने एक्टिविटी की, तो उस एक्टिविटी की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वही कंसिडरेशन है। तो the monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government। इतनी बात यहां तक की थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। थोड़ी थोड़ी यहां तक की बात क्लियर हो रही है। विनय, मुस्कान, प्रणीत, मालिनी, अल्फिया, वेरी गुड। तो यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी आप लोगों को क्लियर हो रही है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, अब इसको समझना शुरू करते हैं। अभी तो ओवरव्यू दिया है ना, अभी समझते हैं इसको। तो देखो, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, पेमेंट मेड और अग्री टू बी मेड मींस एडवांस इज ऑल्सो कवर्ड। ठीक, वेदर इन मनी और अदरवाइज, वेदर इन मनी और अदरवाइज मींस it is not necessary that the consideration has to be in cash or cash equivalents, it could be in kind as well। आप लोग देख लो कैसे एक एक चीज का ब्रेकअप करके यहां पर मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या है? when you buy something from the market and pay money, that is called paying in respect of whatever you bought। आपने कुछ खरीदा, आपने उसके बदले में पैसा दिया, तो you paid something in respect of whatever you bought। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब क्या हो गया? सपोज आई डू यू अ फेवर, राइट, मैंने आपके लिए कोई, मैंने कहा यार करना, तू पढ़ाई कर, मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, मैं तेरे को फ्री में पढ़ा देता हूं, तो आई हैव डन यू अ फेवर, नाउ यू वांट टू गिव मी समथिंग टू रेसिप्रोकेट दैट फेवर, दैट इज इन रिस्पॉन्स टू। ठीक है, तो आपने कहा कि नहीं सर ठीक है, आप मुझे अभी फ्री में पढ़ा दो, मैं सीए बनने के बाद अपनी पहली सैलरी पूरी की पूरी आपको दे दूंगा। मैं कहा भाई वो तो फीस से बहुत ज्यादा होगी सैलरी तेरी। आपने कहा नहीं नहीं सर, this is in response to the favor that you did to me when I was a student and I didn't have any money to pay you। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक फेवर किया और आपने उसके बदले उस फेवर को रेसिप्रोकेट करने के लिए कुछ किया, तो इसको बोलते हैं इन रिस्पॉन्स टू। देन आता है फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ का मतलब क्या हो गया? मैं आपको चाबी लगा रहा हूं कि सुनना यार, कर देना यार, कर दे प्लीज। आप कह रहे हो नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। मैंने आपसे कहा नेहा पसंद है ना तुझे? हमने कहा सर आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे सब पता रहता है, नेहा पसंद है ना तुझे, तू मेरा ये काम कर दे, मैं नेहा से बात कर लूंगा, मैं कहूंगा तू बहुत अच्छा लड़का है, तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल दूंगा नेहा को। अब मैंने आपको चाबी लगाई, तो आपने फिर वो काम किया, बिकॉज आई इंड्यूस्ड यू टू डू समथिंग। दिस इज फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। ठीक है, दिस इज फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नाइस एग्जाम्पल, थैंक यू। सही में है, हिमांशु कह रहे सही में है सर, कर लो बात नेहा से। कौन है नेहा? फिर बात करवानी पड़ेगी ना तुम्हें, हिमांशु। ओके, तो ये आ गया, आई एम आस्किंग यू टू डू समथिंग बट यू आर नॉट रेडी टू डू इट। आई टेल यू दैट इफ यू डू इट आई विल से गुड थिंग्स अबाउट यू टू योर क्रश। दिस इज फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। आई काइंड ऑफ ब्राइब्ड यू दैट परसुएडेड यू टू डू समथिंग फॉर मी। तीनों का मतलब क्लियर हुआ? इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, तीनों का मतलब क्लियर हुआ। अब देखो, whether by the recipient or by any other person, this means that consideration can flow from third party as well।
फिर सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, ठीक है। फिर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, इसका मतलब मैं आप लोगों के साथ बता ही चुका हूं कि जो डॉक्टर नाई के पास जा रहे हैं, नाई ने कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी की मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फोरबियरेंस, मतलब डॉक्टर गया नाई के पास, डॉक्टर ने नाई से कहा कि मैं तुझे फ्री में मेडिकल कंसल्टेंसी दूंगा, तू मेरे क्लिनिक के बाहर अपनी नाई की दुकान नहीं खोलेगा, ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा मैं तुझे फ्री में मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज दूंगा, जब भी तू या तेरे परिवार का कोई भी इंसान बीमार होगा मैं फ्री में तेरा इलाज करूंगा, बस मेरी क्लिनिक के बाहर तू अपनी नाई की दुकान मत खोल। तो ये हो गया फोरबियरेंस। फोरबियरेंस मतलब नाई ने कहा चलो ठीक है नहीं करूंगा, ठीक है। तो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अ फोरबियरेंस, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अ फोरबियरेंस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। आओ आगे देखते हैं। Apart from above, there's a proviso to section 231 which says that deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for that supply। अब आओ इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। आपको पता है जब आप सीए बनने के बाद जॉब करोगे तो आप किराए के लिए मकान ढूंढोगे, ठीक है। आप किराए पर रहने के लिए मकान ढूंढोगे। जब आप सीए बनने के बाद जॉब करोगे तो आप जिस भी शहर में जाओगे जॉब करने के लिए, वहां पर आप किराए पे रहने के लिए मकान अपना ढूंढोगे। अब जब आप किराए पर रहने के लिए अपना मकान ढूंढोगे तो जो मकान मालिक होता है वो आपसे 1 या 2 महीने का रेंट डिपॉजिट के तौर पर ले लेता है। जो मकान मालिक होता है वो 1 या 2 महीने का रेंट डिपॉजिट के तौर पर ले लेता है कि अगर आपने कुछ तोड़ा फोड़ा या कोई भी दिक्कत हुई, आप बाद में बिना रेंट दिए भाग गए, तो ये जो मकान मालिक है उस डिपॉजिट से आपका रेंट निकाल लेगा, या आपने अगर उसके मकान में कुछ भी तोड़ा फोड़ा तो उसका रेनोवेशन वगैरह करवा देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपॉजिट, राइट। और एक हमारे पास दूसरी चीज होती है, वो होता है एडवांस। जब मकान मालिक आपसे डिपॉजिट लेता है तो मकान मालिक को नहीं पता होता है और आपको भी नहीं पता होता है कि इस डिपॉजिट का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, इस डिपॉजिट का यूज कहां किया जाएगा। हो सकता है आप रात को ट्यूबलाइट तोड़ दो, हो सकता है आप रात को ट्यूबलाइट तोड़ दो, तो जो मकान मालिक है आपके डिपॉजिट में से पैसा यूज कर लेगा ट्यूबलाइट रिपेयर करवाने में। हो सकता है आप आखिरी महीने का किराया दिए बिना ही भाग जाओ, तो मकान मालिक उस डिपॉजिट को यूज करके आपका किराया अपने आप को पे कर लेगा, ठीक है। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं उनका यूज फिक्स्ड नहीं होता, पता ही नहीं होता कि वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन जो एडवांस होता है उसका पर्पस फिक्स्ड होता है। जो एडवांस होता है उसका पर्पस फिक्स्ड होता है। तो मकान मालिक आपसे बोलेगा कि भाई देखो 2 महीने का किराया आप एडवांस में दीजिए मुझे, ठीक है। 2 महीने का किराया आप मुझे एडवांस में दीजिए। तो ये अगर एडवांस में आपको मिल गया तो फिर इसको कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये जो पैसा है ये स्पेसिफिकली ईयर मार्क्ड है फॉर रेंट, ठीक है। कि 2 महीने तक अब किराया नहीं देना पड़ेगा, 2 महीने का किराया तुम अभी दे दो, अगले 2 महीने तक तुम किराया मत देना, ठीक है। तो ये जो एडवांस वाला मनी है दिस इज स्पेसिफिकली ईयर मार्क्ड फॉर रेंट। लेकिन ये जो डिपॉजिट वाला मनी है इज दिस ईयर मार्क्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस? नहीं। लेकिन हां, बाद में अगर मान लो इसका यूटिलाइजेशन रेंट के लिए किया गया तो इसको मान लिया जाएगा कि हां दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर रेंट। बाद में अगर इसका यूटिलाइजेशन ट्यूबलाइट के लिए किया गया तो इसको मान लिया जाएगा कि हां दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर वैंडलिज्म, ठीक है। लेकिन एडवांस जो है वो पहले से पता होता है कि अच्छा अगर 2 महीने का किराया एडवांस में माना गया जिसके अगेंस्ट में अब 2 महीने किराया नहीं देना पड़ेगा, तो ये एडवांस क्या हो गया? दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर रेंट, दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर स्टेइंग इन द प्लेस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या डिपॉजिट को हम कंसिडरेशन मानेंगे? नहीं, क्योंकि डिपॉजिट पता ही नहीं है कि किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है। लेकिन हां, जब डिपॉजिट आगे यूज हो जाएगा किसी चीज के लिए, क्या तब इसको कंसिडरेशन मानेंगे? द आंसर इज यस, ठीक है। तो यही वाली चीज यहां पर दी हुई है। आओ देखो, लेट्स सी।
Apart from above, there's a proviso to section 231 which says that deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for that supply. तो जब तक सप्लायर इस डिपॉजिट को अप्लाई नहीं कर देता तब तक ये डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो डिपॉजिट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी मनी विच इज नॉट स्पेसिफिकली ईयरमार्क्ड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन. ठीक है, विच इज नॉट स्पेसिफिकली ईयरमार्क्ड टू वन पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन. For example, when you take a house on rent, you need to give some money to the landlord as a deposit when you get which you get back when you leave the house. So this deposit is not a consideration. However, if the landlord at some later point appropriates this deposit against your rent liability, then it will be treated as a consideration. जब deposit को आपके consideration, आपके rent मान लिया जाएगा, तब इसको consideration माना जाएगा. So the difference between advance and deposit has been clarified. An advance has to be utilized for the specific purpose for which the advance is made. Advance जो है वो उसी purpose के लिए utilize किया जा सकता है. Whereas utilization of a deposit depends entirely on the person with whom it is deposited. Deposit का इस्तेमाल completely उसके ऊपर depend करता है जिसके पास आपने deposit किया हुआ है. क्या अब deposit और सईदा, शिरीन, काज़मी, क्या deposit और advance का difference आपको clearly समझ में आ रहा है? अभी आपको क्लियर हुआ सईदा? मैंने देखा सईदा ने पूछा हुआ है, उसका डिस्कशन चल ही रहा था. यस, लवजीत, प्रियांशी, प्राची, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है सईदा, वेरी गुड. श्रुतिका, प्रणीत, श्रद्धा, हिमांशी, मुस्कान, वैष्णवी, संकेत, रौनक, मालिनी, बहुत बढ़िया. एक काम करते हैं, ये क्लैरिफिकेशंस पढ़ने से पहले अभी तक जितना भी किया ना, एक बार उसको रिकॉल करते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी. ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी. तो देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया. मैंने आपको बताया एक होता है सेक्शन नंबर 7 विच इज सप्लाई. इसके अंदर 4 सबसेक्शंस होते हैं. एक है सबसेक्शन 1 जो बताता है सप्लाई में क्या क्या आएगा. फिर एक है सबसेक्शन 1A जो बताता है कि तुमने ये तो बता लिया कि सप्लाई क्या है, अब मैं बताऊंगा कि किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, किस चीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे. सबसेक्शन 2 ये बताएगा कुछ ऐसी चीजें जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी. और फिर आएगा सबसेक्शन 3 जो ये बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आगे चलकर किसी भी चीज को बता सकते हैं कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है. ठीक है. सब सेक्शन 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा सप्लाई इंक्लूड्स, और सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर सबसे पहला जो है आपका ये क्लॉज ए. सब सेक्शन 1 के अंदर सबसे छोटा क्लॉज ए क्या कह रही है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन. ठीक है, तो हम लोगों ने मेड और अग्री टू बी मेड के बारे में बात कर ली. हम लोग कंसिडरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स अभी उसमें बचे हुए. पर्सन के बारे में भी मैं आपको ओवरऑल तो समझा ही चुका हूं, बाकी अभी यहां पर भी आ जाएगा. मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. और कंसिडरेशन के बारे में हम लोगों ने यहां पर डिपॉजिट्स के बारे में बात की कि डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस अप्लाइड. डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस अप्लाइड. आपको पता है अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना किया है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना सा किया है, सिर्फ इतना सा. तो बिल्कुल चिंता मत करना, सारी चीजें एक एक करके एकदम डेप्थ में जाएंगी. और अब आप लोगों के दिमाग में फॉर सम रीजन आप लोगों के दिमाग में थोड़ी थोड़ी पिक्चर बननी शुरू हो चुकी होगी. यस और नो? जिनके दिमाग में अभी अगर पिक्चर बननी नहीं शुरू हुई है, आप लोगों के दिमाग में पिक्चर कल या परसों तक बन जाएगी. अगर अभी तक पिक्चर नहीं बन पा रही है, इट डजंट मैटर, कल या परसों तक आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी. ठीक है, डन. तो अब देखो, कंसिडरेशन से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन अपना पेंडिंग था, इसको देखते हैं. तो कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं, ध्यान से सुनना. सपोज प्रिया एक पेंटर है. ठीक है, ये है प्रिया. सपोज प्रिया एक पेंटर है. प्रिया ने एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई.
ये प्रिया ने पेंटिंग बनाई, ठीक है, ये प्रिया ने पेंटिंग बनाई और प्रिया ने इसको एक आर्ट गैलरी में भेज दिया। प्रिया ने इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में भेज दिया, ठीक है। इस आर्ट गैलरी में कोई आया और इसने इस पेंटिंग को खरीदा। इस आर्ट गैलरी में कोई आया और इसने इस पेंटिंग को खरीदा। तो जब प्रिया ने ये पेंटिंग आर्ट गैलरी में भेजी थी तो क्या प्रिया को कुछ पैसा मिला था? नहीं मिला था। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट बनाता है और उसको म्यूजियम में, आर्ट गैलरी में डिस्प्ले करवाता है, और जब उस डिस्प्ले को देखकर कोई अमीर ज्यादा आकर खरीदता है तो फिर जाकर प्रिया को उसका कंसिडरेशन मिलता है। तो एक बात बताओ, जब प्रिया ने आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग को भेजी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ही कंसिडरेशन मिल गया? द आंसर इज नो। लेकिन हां, जब आर्ट गैलरी में कोई अमीर आदमी आकर इसकी पेंटिंग खरीद रहा है तब हम कह सकते हैं कि प्रिया को कंसिडरेशन मिला है। तो यह है आपका पहला क्लैरिफिकेशन कि आर्ट वर्क्स सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन. It has been clarified by a notification that when an artist supplies his artwork to galleries for exhibition, the galleries don't pay anything to him. Gallery उसको कुछ पे थोड़ी करती हैं. Therefore, there is no consideration. However, when somebody selects a particular item provided by that artist and wishes to buy it, then the actual supply takes place and GST applies. ठीक है? Then the actual supply takes place and GST यहां पर अप्लाई हो जाता है. क्या यहां तक की बात सबको क्लियरली समझ में आ रही है? नाइस। यस, आफ्टर परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा, बिफोर परचेज कोई कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि कुछ पैसा मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डोनेशंस के बारे में। डोनेशंस के बारे में। डोनेशंस में क्या होता है, सुनना मेरी बात। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई सारे जैसे अनाथाश्रम वाले वगैरह होते हैं, तो उनको डोनेशंस मिलते हैं। कई सारे लोग, अमीर लोग ले जाते हैं और डोनेशंस देते हैं। अब क्या ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कह सकता है कि डोनेशन तो हमें कंसिडरेशन मिल रहा है, ये तो हमारा कंसिडरेशन है? द आंसर इज नो। ठीक है, अगर मैं किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं, किसी अनाथालय में जाता हूं, या किसी अनाथालय में जाता हूं और वहां पर मैं लेट्स से 10,000 रुपीज का डोनेशन दे देता हूं, तो क्या अनाथालय वाले बोलेंगे ये तो हमें कंसिडरेशन मिला? किस बात का कंसिडरेशन? दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन। डोनेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन। लेकिन हां, अगर मान लो मैं अनाथालय में जाता हूं, मैं 10,000 रुपए उनको डोनेट करता हूं और मैं कहता हूं कि आप अपने बोर्ड पर बड़ा बड़ा एकाग्रता अड्डा 24/7 का बोर्ड लगा दीजिए और लिख दीजिए वहां पर कि क्या क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या अब जो 10,000 रुपए अनाथालय को मिले ये कंसिडरेशन मान लिया जाएगा? बिल्कुल मान लिया जाएगा। जब पहले मैं 10,000 रुपए लेकर गया तो अनाथालय वालों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया था जिससे मेरा बिजनेस प्रमोट हो, राइट? लेकिन अब जब दूसरी बार मैं 10,000 रुपए लेकर गया और मैंने उन लोगों से कहा कि आप अपने बोर्ड पर, आप अपने गेट पर बड़ा बड़ा एकाग्रता अड्डा का बोर्ड लगाइए और वहां पर लिखिए कि CA CS CMA की कोचिंग प्रोवाइड होती है और बुक्स मिलती हैं वगैरह 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 वगैरह, और मेरी बहुत बड़ी सी शक्ल लगाइए कि देखिए ठीक है, आई एम द फाउंडर, को फाउंडर ऑफ एकाग्रता और CA निशांत कुमार पढ़ाते हैं, ऑल दैट। अब क्या हुआ, अब यहां पर जो मैंने 10,000 रुपए दिए उसकी वजह से अनाथालय ने मेरा एडवर्टीजमेंट किया, जिससे आज नहीं तो कल मेरे बिजनेस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे मेरा बिजनेस, डोनर का बिजनेस प्रमोट होता है, तब तो जो भी डोनेशन हुआ वो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए वो एक कंसिडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रही है? यस, फिर से बताऊं, डोनेशन वाली चीज एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। एक तो आर्ट वर्क सेंट टू गैलरीज वाली चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई कि जब कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट बनाकर गैलरी में भेजेगा तब कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, लेकिन गैलरी में कोई अमीर ज्यादा आकर उसको खरीद के जब चला जाएगा तभी कंसिडरेशन होगी, तभी कंसिडरेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डोनेशंस के बारे में। तो अगर मैं किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देता हूं
तो क्या ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसिडरेशन हो जाएगी? नहीं। लेकिन अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे मेरे बिजनेस एक्टिविटीज का प्रमोशन हो जाएगा, तब फिर ये कंसिडरेशन चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए हो जाएगी। ठीक, देखो, donations received by charitable institutions from individual donors without quid pro quo. So an important feature of consideration is quid pro quo, that is something for something. Donations received by charitable organizations are treated as consideration only if there exists quid pro quo. That is, there's an obligation on part of the recipient of the donation to do something, or gift, donation or gift to do anything. ठीक है, अगर ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि देखो निशांत कुमार से 10,000 रुपए का डोनेशन मिला है, अब निशांत कुमार के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, उसके सर्विसेज को प्रमोट करना पड़ेगा, तब तो ये 10,000 रुपए कंसिडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, नो क्लेम बोनस। आओ समझते हैं इसको, और ये तो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, तो इसलिए मुझे और अच्छे से मालूम है, तो आओ इसको समझते हैं। तो भाई साहब 19 दिसंबर 2021 मैंने खरीदी गाड़ी थी क्विड, रेनॉल्ट क्विड। ठीक है, मैंने खरीदी गाड़ी और गाड़ी थी क्विड, रेनो क्विड। ठीक है, रेनॉल्ट वाले बोलते हैं कि ये रेनॉल्ट नहीं है, रेनो है, रेनो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब मुझे रेनो बोलना इतना अजीब लगा, मैंने क्विड ही बोलना शुरू कर दिया। अब मैं कंपनी का नाम ही नहीं ले रहा, मैं बस ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, क्विड। ठीक, 19 दिसंबर 2021 को मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी का नाम था क्विड, और मैंने इसका कार इंश्योरेंस कराया। ये इंश्योरेंस चलना था 18 दिसंबर 2022 तक। ये दिसंबर कब तक चलना था? 18 दिसंबर 2022 तक। मैंने यहां पर प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कितना पे किया? मैंने यहां पर लेट्स से 30,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। डन। 19 दिसंबर 2021 मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद मैंने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस मैंने 30,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया। 18 दिसंबर 2022 को प्रीमियम एक्सपायर होने वाला था, इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने 16 दिसंबर 2022 को रेनॉल्ट वालों को फोन किया। मैंने कहा मुझे इंश्योरेंस रिन्यू कराना है। मैंने क्या कहा कि मुझे इंश्योरेंस को रिन्यू कराना है। ठीक है, आप रिन्यू कर दो, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता हूं। मेरे माइंड में क्या था कि मुझे 30,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा। मेरे माइंड में था कि मुझे 30,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा। रेनॉल्ट वालों ने मुझे फोन करके मुझसे फोन पे पूछा कि क्या आपने इंश्योरेंस का क्लेम लिया था पूरे साल में? मैंने कहा मतलब? तो इन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपकी गाड़ी कहीं भीड़ गई थी जिसके वजह से आप रेनॉल्ट के शोरूम गए और वहां पर शोरूम में जाकर आपने कहा कि देखो मेरे पास इंश्योरेंस है तो फ्री में मेरी कार ठीक करो, क्या आपने ऐसा कुछ किया? मैंने कहा मेरी गाड़ी भिड़ी नहीं, पिछले पूरे 1 साल में मेरी गाड़ी कहीं भिड़ी नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इन लोगों ने कहा मतलब आपने कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, राइट? इन्होंने मुझसे कहा आपने कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, राइट? पिछले 1 साल में आपने इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया। मैंने कहा ना, पिछले 1 साल में मैंने इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं लिया। मैंने कहा पिछले 1 साल में मैंने इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं लिया। इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला कि आपको 30,000 रुपीज प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, 30,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ 25,000 रुपीज ही प्रीमियम देना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा मुझसे? इन्होंने कहा कि आपको 5,000 रुपीज माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ 25,000 रुपीज ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मैंने कहा अरे वाह, किस वजह से? इन्होंने कहा कि क्योंकि आपने कोई क्लेम नहीं लिया था, तो हम आपको ये बोनस दे रहे हैं, तो आप हमें सिर्फ 25,000 रुपए का प्रीमियम पे करिए। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेनॉल्ट वालों ने मुझे ये जो 5,000 रुपए का नो क्लेम बोनस दिया है, दिस इज अ कंसिडरेशन दैट आई हैव रिसीव्ड फॉर नॉट क्लेमिंग एनी इंश्योरेंस? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेनॉल्ट वालों ने जो मुझे 5,000 रुपए दिए हैं, दिस इज अ कंसिडरेशन, ये मेरे लिए कंसिडरेशन हो गई। वाई? क्योंकि मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं किया, तो ये मेरे लिए कंसिडरेशन हो गई 5,000 रुपए। अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम कर लेता तो क्या मुझे 5,000 रुपए मिलते? नहीं। तो मैं कह रहा हूं अरे मैंने तो इंश्योरेंस नहीं क्लेम किया ना, तो इसलिए इन्होंने 5,000 रुपए दिया। ओह, मतलब ये 5,000 रुपए तो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। डज दिस मेक एनी सेंस टू यू? डज दिस मेक एनी सेंस टू यू? Does this make any sense to you? Yes or no? Yes or no? ठीक है? It doesn't make any sense, right? यार, it doesn't make any sense. ये तो क्या बात हो गई भाई? जब मैं इंश्योरेंस लेता हूं तो क्या मेरा इंटेंशन ये रहता है कि साल भर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लूंगा, भगवान कुछ ना हो गाड़ी को, क्योंकि मुझे नो क्लेम बोनस मिलेगा? What is my thought process when I claim the insurance? What is my thought process when I get myself insured? जब मेरा इंश्योरेंस होता है तो मेरे मन में क्या रहता है? मेरे मन में रहता है कि यार अगर भगवान ना करे कल को गाड़ी ठुक आ गई तो मेरी जेब से पैसे कम जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी इसका रिपेयर मेंटेनेंस करवा देगी। मेरे माइंड में ये चीज थोड़ी रहती है कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, मैं तो नो क्लेम बोनस, गाड़ी ठुकी हुई है पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, मैं लूंगा ही नहीं। क्या मेरे मन में यह रहता है कि मेरी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसको ठीक नहीं करवाऊंगा? क्यों ठीक नहीं करवाऊंगा? क्योंकि मुझे नो क्लेम बोनस चाहिए। आहा, कितना मजा आएगा, मुझे नो क्लेम बोनस मिलेगा। When you get something insured, you don't do it for the no claim bonus money. You do it so that you're protected if in case God forbid something bad happens, right? So ये जो no claim bonus है, this is utter nonsense. और इसी के लिए यहां पर ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, इसी के लिए यहां पर एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि when an insured person, जब भी insured person जैसे मैं इस केस में doesn't make any insurance claim in a particular period, मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, his premium amount gets reduced in the subsequent period, तो अगले पीरियड के लिए मेरा प्रीमियम अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। This reduction is termed as no claim bonus, और ये जितना भी डिस्काउंट मिलता है इसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। It has been clarified that this cannot be considered as consideration for the insured person to agree to refrain from claiming the bonus. तो इसको क्लैरिफाई किया गया है कि भाई इसको कंसिडरेशन नहीं बोलोगे कि हाँ ऐसे बोनस नहीं लिया तो इसके लिए कंसिडरेशन हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। दिस इज बिकॉज अ पर्सन बाइज एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉसेज और इंजरीज एज पर द पॉलिसी टर्म्स एंड ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग क्लेम्स ड्यूरिंग एनी पीरियड कवर्ड बाय द पॉलिसी इन एक्सचेंज फॉर नो क्लेम बोनस। क्या मेरे ऊपर ये क्या मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं क्लेम नहीं कर सकता? अगर गाड़ी कहीं ठुकती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझसे कह सकते हैं कि नहीं 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 तुम क्लेम नहीं लोगे, तुम्हें नो क्लेम बोनस मिलेगा? नहीं ना, मेरा तो अधिकार है ना। अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरा तो अधिकार है ना, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है कि भाई तुम मेरी गाड़ी को ठीक करो। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या देख लो हम फिर से बोल रहे हैं नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा? अरे तुमसे क्या मतलब है यार, मुझे नहीं चाहिए नो क्लेम बोनस, मेरी गाड़ी ठीक करो। तुम्हारे 5,000 रुपए के नो क्लेम बोनस के चक्कर में 20,000 रुपए गाड़ी खर्च कर, गाड़ी ठीक कराने में खर्च कर दूंगा? पागल हो गए हो क्या? मैं 5,000 रुपए का नो क्लेम बोनस मिलेगा और गाड़ी ठीक कराने में 20-25,000 रुपए लग जाएंगे। तो तुम यार मेरी गाड़ी ठीक करो, नहीं चाहिए नो क्लेम बोनस, रखो अपने पास। तो जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होता है, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि मुझे इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम नहीं करना है जिससे मुझे नो क्लेम बोनस मिले। मेरे पास ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। तो सिंस देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो क्लेम बोनस इज नॉट अ कंसिडरेशन। सिंस देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो क्लेम बोनस इज नॉट अ कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली, वेरी नाइस, अमेजिंग। ठीक, देखो, भूषण डोनेटेड अ ब्लैकबोर्ड टू योगनिष्ठ संस्थान, अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। योगनिष्ठ संस्थान प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैकबोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। इज दिस अ कंसिडरेशन? इज दिस अ कंसिडरेशन? मुझे बताओ। भूषण जी ने योगनिष्ठ संस्थान को एक ब्लैकबोर्ड गिफ्ट किया, ठीक है, डोनेट किया। भूषण जी ने योगनिष्ठ संस्थान को एक ब्लैक बोर्ड डोनेट किया। अब योगनिष्ठ संस्थान ने उस ब्लैक बोर्ड के नीचे लिख दिया गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। मुझे बताओ, क्या ये योगनिष्ठ संस्थान के लिए कंसिडरेशन है? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? क्योंकि बिजनेस प्रमोशन का कोई भी यहां पर एसेट कोई चीज आ नहीं रही है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिस्टर भूषण के बिजनेस का कहीं से भी कोई भी प्रमोशन हो रहा है।
मिस्टर भूषण के बिजनेस का कहीं पर कोई मेंशन नहीं है, मिस्टर भूषण के प्रोडक्ट के बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जितने भी लोग यहां पर पेड ऐप पर देख रहे हैं, अड्डा की ऐप पर देख रहे हैं, जो गूगल ड्राइव का मेरा लिंक है, उस गूगल ड्राइव के लिंक में मैं इन सभी क्वेश्चंस के रिटन सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये तो आपको बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेगी, ठीक है, आपको ये बुक तो मिलेगी, दिस इज जीएसटी की किताब, जीएसटी की किताब आपको मिलेगी। किताब में सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है, किताब में अगर मैं सॉल्यूशंस डालता किताब बहुत बल्कि हो जाती, किताब में सॉल्यूशंस नहीं है। जो भी सॉल्यूशंस होंगे या तो हम लोग उनको क्लास में करेंगे और या फिर मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, या तो हम लोग क्लास में करेंगे या तो मैं आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा। चलेगा सबको? अग्रीड एवरीवन? सभी सॉल्यूशंस की पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग चाहो तो उसको प्रिंट करवा सकते हो। डन? देखो, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू द टेंपल इन द मेमोरी ऑफ अ लेट फादर। तो श्रीमती दुर्गा देवी जी के पिताजी की डेथ हो गई और उन्होंने उनकी याद में एक मंदिर में कुछ पैसे डोनेट किए। द टेंपल ट्रस्ट, जो मंदिर का ट्रस्ट था, दे कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेंपल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन। उन्होंने उस मंदिर के अंदर एक कमरा बनवा दिया एंड रोट डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। ठीक है, ऑन द डोर फ्लोर ऑफ द रूम। तो दरवाजे पर लिखवा दिया डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। इज दिस अ कंसिडरेशन? बताओ मुझे, इज दिस अ कंसिडरेशन? इज दिस अ कंसिडरेशन? फटाफट से बताओ। एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंसिडरेशन। दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंसिडरेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। मैं एक बार क्विकली रिकैप करवा देता हूं कि हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में बात की। ठीक है, ये देखो, हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ना शुरू किया। सेक्शन 7 में मैंने आपसे कहा 4 चीजें होती हैं, 1, 1A, 2 और 3। 1 बताता है सप्लाई में क्या क्या आएगा, 1A बताता है कि तुमने ये तो बता दिया सप्लाई में क्या क्या आएगा, मैं बताऊंगा कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानो। 2 बताता है इन चीजों को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। और 3 कहता है सरकार के पास पावर है, आगे चलकर अगर कभी किसी एक्टिविटी को लेकर डिस्प्यूट आता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो सरकार जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ये मतलब बोल सकती है कि इस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और इस चीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। डन? अब ये जो हम लोगों ने सबसेक्शन 1 किया सप्लाई इंक्लूड्स, इसके अंदर अपने आप में 4 क्लॉजेस हैं। हम लोगों ने अभी पहला क्लॉज पढ़ना शुरू किया, अभी खत्म नहीं हुआ है, पहला क्लॉज पढ़ना शुरू किया है। और पहला क्लॉज ये कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब फॉर अ कंसिडरेशन में यहां पर आप लोग देखो, डिपॉजिट्स नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस अप्लाइड, आर्ट वर्क सेंट टू गैलरी नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस परचेज्ड, डोनेशन नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस क्विड प्रो क्वो, नो क्लेम बोनस नॉट अ कंसिडरेशन एज ऑब्लिगेशन इज एब्सेंट, नॉट अ कंसिडरेशन एज ऑब्लिगेशन इज एब्सेंट। तो ये वाले जो आपके चार्ट्स में आप लोगों को दूंगा, इन चार्ट से सारी चीजों का क्विक रिकैप आपका हो जाएगा। सर लेकिन यहां पर आपने सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज इनका मतलब तो दिया ही नहीं है, इनका मतलब एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को हो सकता है याद आने में दिक्कत हो जाए, राइट? लेकिन इनका मतलब एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो यहां पर ये जो चार्ट है, इस चार्ट को बल्कि थोड़ी बनाना है, इस चार्ट को तो ये देखो सारी चीजें काटते 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 भी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करते करते भी कितना बड़ा सा चार्ट बन गया कि मैं उसको पूरा जूम इन कर रहा हूं तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पूरा उसको जूम आउट कर रहा हूं तो दिखाई नहीं दे रहा है। जूम इन करने पर मुझे यहां पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होगा। ठीक है, तो इस चार्ट में वही वाली चीजें जो लास्ट मोमेंट पर अगर आप क्विकली एक बार इस चार्ट को रिकैप कर लो तो आपको सारी की सारी चीजें याद आ जाएंगी। आई होप आज की क्लास में मजा आया होगा। यस, मजा आया जीएसटी में? यस एवरीबॉडी, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं सुबह 10:15 बजे, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। ये चार्ट मैं अभी तुरंत अपलोड कर दे रहा हूं गूगल ड्राइव के फोल्डर पर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।